हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है। लॉकडाउन में अब जैसा भी है हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ हमको करना पड़ेगा। हमारे लिए भी एक खाली क्लास में वीडियो बना करके लेक्चर प्रोवाइड करना थोड़ा उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम वो टीचर्स हैं जिसका जितना ज़्यादा बैच भरा रहता है उतनी ज़्यादा टीचरशिप अंदर से निकल करके बाहर आती है, और एक खाली क्लास में कितनी टीचरशिप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके, परंतु ये कभी ना कभी तो अपन को फेस टू फेस होना ही है। उस समय फिर ये पूरे पोर्शंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लेकिन हमको ये जो ड्यूरेशन लॉकडाउन का है, इस समय जितना भी पार्ट आपको मिल रहा है उस समय आप नोट फॉर्म कर लें, जितने भी नोट्स मैं दे रहा हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से हमको बाद में नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा और हमारा कोर्स काफ़ी फास्ट जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको 11th का चैप्टर 8 सेल के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बिकॉज द सेल, राइट, तो उसमें आप सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 8 आप लिख लेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे मेन चीज तो यही लिखी हुई है। ठीक है, अब जब सबसे पहले कि लाइफ के बारे में बायोलॉजी यदि आप पढ़ते हैं कोई भी पार्ट, मतलब कि लाइफ का नॉलेज जिस जगह से लेना है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? सेल से स्टार्ट होना चाहिए, लिविंग नॉन लिविंग से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। यदि आप सेल के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप आपको लिविंग नॉन लिविंग जो फर्स्ट चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का जो सिलेबस का पैटर्न है जो उन्होंने दिया है जिस मैनर में, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे पहले इसलिए मैं आपको फंडामेंटल जो पार्ट होते हैं, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए स्टूडेंट्स को। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ें अपने आप ही आप निकाल पाएंगे, जल्दी समझ में आने लगेगा। चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से जो आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगी, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आप लेंगे? सेल। आप लिखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल इसमें लिखिए इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे फर्स्ट नंबर। हालांकि ये सेल थ्योरी का ही पार्ट हो गया, लेकिन सेल थ्योरी अपन अलग से लिखेंगे सिस्टमैटिक मैनर में। तो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो द सेल अब सबसे फर्स्ट नंबर आया। उसमें मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जो नोट्स बनाने हैं, पहला नंबर जो नोट्स आप लगातार बनाते चलिए। ठीक है, एक पेज पर आपने हेडिंग लिखा, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, देन इसके बाद साइंटिस्ट नेम यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। राइट, इधर आप पूरा राइट डाउन करेंगे इस जगह पर जो भी मैं आपको पोर्शन बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर है रॉबर्ट हुक। लिखेंगे, राइट, रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, in a thin slice of the bark of oak plant, right? Oak Quercus suber, इसका बॉटनिकल नेम है Quercus suber। ठीक है, ओक प्लांट। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व आपको पूरा लिखना है, पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे, इतना ही नहीं लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व, जितना मैं यदि जब मैं बोलूँगा लिखना है तो मतलब लिखना है, राइट, ये हर बात नहीं लिखने की होती है, जब मैं समझाऊंगा तो ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ लिखेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन अ थिन स्लाइस ऑफ द बार्क ऑफ द ओक प्लांट एंड टर्म्ड इट एज सेल और सेल्यूली। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो उन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा बार्क में। बार्क आपको मालूम है, ठीक है, प्लांट्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इन पेरिनियल प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन बार्क कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में छाल भी कहा जाता है। नॉर्मल मैनर में भी आप सुनते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो पार्ट छाल कहलाती है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये पूरा पार्ट, ये सेल मतलब एक्चुअली क्या था कि सेल आर्मी के सेल्स होते हैं,
आर्मी में सेल वर्ड यूज़ किया जाता है, कितने उसमें मतलब कहना चाहिए कितना उसमें कैप्टन होगा, कितने सोल्जर्स होंगे, कितने क्या पार्ट होगा, कितना आर्टिलरी वगैरह होता है जो उनको एमिनिशंस वगैरह दी जाते हैं, वो कितना होगा, कितनी गाड़ियाँ होंगी, ये सब ये पूरा एक सेल कहलाता है। उस वर्ड से ये सेल बना। तो ये पूरा पार्ट जो था इन्होंने इस चीज़ को इन्होंने क्या कहा, सेल कहा। तो सेल और सेलुलरी, ठीक है। तो ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, परंतु रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, डेड सेल, ठीक है, डेड सेल ही ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन द थिन स्लाइस ऑफ द बार्क ऑफ द ओक प्लांट एंड टर्म्ड इट एज सेल एंड सेल्यूली, ठीक है। देन इसके बाद इसमें अब आप इसी के नीचे साइड आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। उसमें आप नोट लिख लेंगे, ये मैं अलग कर दे रहा हूं, ठीक है, नोट लिखो, ठीक है। बट ही एक्चुअली ऑब्जर्व, बट ही actually observed the dead, he actually observed the cell wall, he actually observed the cell wall of dead plant cell, ठीक है, मे बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बट ही एक्चुअली ऑब्जर्व द सेल वॉल ऑफ द डेड प्लांट सेल। तो उन्होंने सबसे पहले क्या एक्चुअल में ऑब्जर्व किया था, सेल वॉल, बट ही एक्चुअली ऑब्जर्व द सेल वॉल ऑफ द डेड प्लांट सेल, ठीक है। तो ये नोट में आपका इसी के नीचे आ गया फर्स्ट नंबर नोट। दूसरा नंबर, इन्होंने इनकी बुक का नेम था, बुक नेम, राइट, वो था, आप आगे ही लिखते जाना, माइक्रोग्राफिया, राइट, मैं यहां लिख दे रहा हूं माइक्रोग्राफिया, बुक नेम, राइट। बुक नेम था कौन सा, माइक्रोग्राफिया, पब्लिश्ड बाय द रॉबर्ट हुक, इन विच ही कंप्लीटली डिस्क्राइब द सेल और सेलुली, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस पहले आपको दिनेश वगैरह की बुक में इस टाइप्स के मिल जाएंगे, साइंटिस्ट भी, आज की डेट में ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रॉबर्ट हुक के बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया। इन्होंने सेल और सेलुली वर्ड यूज किया था, ठीक है, और उन्होंने एक्चुअल में सेल वॉल ऑब्जर्व किया था। देन नेक्स्ट ये आप ध्यान रखिए कि बॉटल कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम द ओक प्लांट, बॉटल कॉर्क, राइट। बॉटल कॉर्क शैंपेन में जो कॉर्क आती है, राइट, तो वो बॉटल कॉर्क कहलाती है, ठीक है। एक्चुअली क्या रहा, देखो सबसे आज के डेट में प्लांट प्रोडक्ट बहुत महंगे हो गए, ठीक है। तो पहले तो यही था कि सब जगह कॉर्क ही लग के आता था, कॉर्क मतलब बार्क, लकड़ी का, प्लांट्स स्टेम का सबसे आउटर पार्ट से उसको सील किया जाता था, उसकी ओपनिंग को, ठीक है। और अभी भी शैंपेन वगैरह में जो खोला जाता है वो बॉटल कॉर्क ही होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ जगह पर लोहे वाले ढक्कन आने लगे, अभी आप देख रहे थे, ठीक है, जैसा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आते हैं, ठीक है। फिर इसका प्लास्टिक के ढक्कन आने लगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये उतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, इस कारण से आयरन या प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जितना भी प्रोडक्ट था, लाइक डेट आप देख लो, जूट, जो बोरे होते थे, दे आर नोन एज गनी बैग्स, राइट। तो वो जो बोरे होते थे उनका इंपॉर्टेंस ही अलग था, उसका एक ही पर्पस नहीं होता था, कई पर्पस होते थे, ठीक है। बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल होती थी, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल होती थी, ठीक है। लेकिन इंसान तो इंसान है, ह्यूमन तो ह्यूमन, इसलिए तो कोरोना ने दिया है उठा करके धमाधम, ठीक है। हमने सारी बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल चीज़ को अलग किया। गनी बैग्स जो होते हैं, बोरे जो होते थे, जो सुतली के बने होते थे, जो जूट का बना होता था, वो पार्ट बिल्कुल हमने अलग कर दी, उसकी जगह हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने लगे। सस्ता भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, परंतु बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं होता है, राइट। तो नेचर की कौन फिक्र कर रहा है, नेचर तो अपनी फिक्र खुद ही करता है, और अब की बार इस साल उसने अपनी फिक्र खुद कर ली है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो ये हो गया ज़्यादा ज़्यादा, ये MPPMT का क्वेश्चन था, बॉटल कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम द बॉटल कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम द ओक प्लांट, ये पहले पूछा गया था, ठीक। तो ये आपने लिख लिया। देन इसके बाद ये पूरा पार्ट आप बना भी लेंगे। तो पहले नंबर पे रॉबर्ट हुक, ये पूरा पोर्शन, नोट जो आएगा, उसके नीचे आएगा, उसमें नोट में आप 1, 2, 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये पॉइंट यहाँ आप लिख लें कि बॉटल कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्कस सुबर, ठीक है, ओक प्लांट। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट ने जब इन्होंने डेड सेल देखा तो लिविंग सेल्स फिर किसने देखी होगी, ठीक है, तो वो पार्ट आपको लिखना है। देन एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ, AV ल्यूमेनहॉफ,
ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आपके उसमें एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, इनका साइंटिस्ट नेम जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व लिविंग सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व living cell and termed it as animalcules, and termed it as animalcules. Anthony von Leeuwenhoek first of all observed living cell and termed it as animalcules, ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक लेंस की जो शॉप है उसमें वर्क करते थे, ठीक है। लेंस की शॉप में वर्क करते समय इन्होंने क्या किया कि दो लेंस को एक के बाद एक रख करके सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सारी की सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा, ओके। तो अमीबा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, स्पर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। तो जितने भी यूनिसेलुलर में कभी भी कोई डाउट्स हो, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में साइंटिस्ट नेम पूछा जाए तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं इनके नाम के लिए, ठीक है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी नाम दिया रहे, दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, क्योंकि सारे लगभग सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही ऑब्जर्व किया था। तो डेड सेल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक, बट द लिविंग सेल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ओके। देन इसके बाद तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन लिख कर चल रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल में के बाद आप लोग की एनसीईआरटी में आजकल थोड़ा मतलब एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा बहुत ही हॉच पॉच मैनर में दिया हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा बैक्टीरिया का पार्ट उन्होंने सेल में समझा दिया है, फिर बैक्टीरिया का कुछ पार्ट उन्होंने मोनेरा में समझाया है। एक ही चीज करनी थी, या तो उठा के बैक्टीरिया में समझाते या मोनेरा में समझा देते, नहीं, दोनों जगह आधा आधा पोर्शन फैला हुआ है, ठीक है। तो हम भी वही लेकर के चलते हैं, क्योंकि आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने की थोड़ी ज़्यादा आदत होती चली जा रही है। तो मैं जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है इसके बाद, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बाद बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भर मैं आपको यहाँ सेल में बता दूंगा। उसकी अदर्स जो एक्टिविटी है वो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको मोनेरा में बताऊंगा, ओके, ध्यान रहे। तो नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू डॉगर्टी इट्स ऑफ टू टाइप, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। टाइप्स ऑफ नोन सेल्स, एक वर्ड और आता था कि टाइप्स ऑफ नोन सेल्स, दे आर ऑफ, यानी नोन सेल्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। बेसिकली होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल, लेकिन बीच में एक मीजोकैरियोटिक सेल भी आती है, राइट। तो वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, या बाद में अपन लेकर के चलेंगे किसी क्वेश्चन में, तो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा टोटल एक्स्ट्रा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके, ठीक है। अब आप जो पेज है उसमें पेंसिल से एक सिंपल लाइन आप लगा, ठीक है, और उसमें आप टू टाइप सेल्स को इधर इधर डिवाइड कर देंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये आपका एक पेज हो गया, ठीक है, सुनते जाएं बहुत अच्छे से, ठीक है। यहां हम डिफरेंस लिखेंगे, और दूसरा पेज जो है इसमें आप वही डायग्राम बनाएंगे, एक बैक्टीरिया का और एक प्लांट सेल का, पूरे में बढ़िया अच्छे से डायग्राम बनाएं। तो थोड़ा नॉमिनेशन रखेंगे, और मैं तो यही बना दूंगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, लेकिन आप मेरे को फॉलो मत करो, मेरे पास रजिस्टर होता है, इससे मैं मिटा के वहीं का वहीं लिख देता हूँ। आप लोग के पास रजिस्टर नहीं होता है, और वहीं कभी आप लोग को मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, मिटा दोगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, जिस लिखा है सब खत्म, ठीक है। तो यहाँ बैक्टीरियल सेल और यहाँ क्या कहते हैं प्लांट सेल, यूकैरियोट्स मैनर में। तो अब अपन, मैंने मैनर बताया आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट नंबर आपको लिखना स्टार्ट करो, पेज को डिवाइड कर लो पेंसिल से दो भाग में, ठीक है। और इसमें सबसे फर्स्ट आ जाएगा प्रो फॉर प्रिमिटिव, कैरियन फॉर न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स इज नोन एज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एंड यू फॉर वेल डेवलप, कैरियन, राइट, वेल डेवलप न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स इज नोन एज अ यूकैरियोट। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब इवोल्यूशन के समय में
जिस समय इवॉल्व हुई होगी सेल उस, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, या आप ध्यान रखिए जो वायरस जैसा स्ट्रक्चर ही सबसे पहले बना हुआ, ठीक है, सबसे पहले एक कंपाउंड्स बना लाइक दैट अ प्रोटीनिशियस पार्ट, सबसे पहले प्रोटीन जैसा पार्ट बना था, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, देन प्रोटीन फॉर्म, समझ में आई बात, और प्रोटीन जो था दिस वन प्रोटीनिशियस पार्ट, प्रोबायोटिक सेल, प्रो मतलब पहले, बायो मतलब लाइफ, लाइफ के भी पहले की सेल, समझ में, प्रोबायोटिक सेल, दिस वन प्रोबायोटिक या प्रोबायोन्स कहा जाता है, प्रोबायोटिक सेल इज नोन एज अ कॉन्सर्वेट, ये आपको लिखना नहीं है बिल्कुल भी, केवल सुनना है, 11th में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, जितना मैं बोलूँगा लिखना है तभी आपको लिखना है, उसको कॉन्सर्वेट कहा गया, और दिस वन कॉन्सर्वेट यूनिट हैज़ द पावर ऑफ डिवीजन, इसमें पहला डिवीजन था, देन न्यूक्लिक एसिड डेवलप, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के साथ और नेकेड न्यूक्लियस था पहले नंबर पे, ये आप ध्यान रखिए, कवर्ड नहीं, कवर्ड वाला यूकैरियोटिक सेल तो बहुत समय बाद डेवलप हुई है, ठीक है, यानी कहना चाहिए काफ़ी बाद में इनका डेवलपमेंट हुआ है, और ये वाली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी ये लगभग 3.6 बिलियन ईयर्स एगो करीब अराइज हो गई थी, ठीक है, 3.6, 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और 3.6 पे लगभग एक प्रोकैरियोटिक प्रोबायोन्ट्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो आगे प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म नोन एज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म नोन एज अ यूकैरियोटिक सेल। दूसरी चीज आप बहुत अच्छे ध्यान रखना, ऑर्गेनिज्म, जो आज के डेट में कोरोना चल रहा है ना, इट्स नॉट अ ऑर्गेनिज्म, इट्स अ वायरस। वायरस इज कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ओके। तो वायरस के बारे में इट्स नॉट अ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म वर्ड हम यूज करते ही नहीं है, इसलिए वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन में प्लेसमेंट नहीं मिला है। आप अच्छे ध्यान रखना, कोई भी 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, जितने भी आए बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ेंगे, कहीं भी वायरस को प्लेसमेंट नहीं दिया गया, बिकॉज इट्स नॉट अ ऑर्गेनिज्म, राइट। आउटसाइड द बॉडी इट्स अ नॉन लिविंग, इनसाइड द बॉडी दिस वन इज द कंसिडर्ड एज अ लिविंग पार्टिकल। वायरस के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है, अब धीरे धीरे अपन और समझेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह अपन को पढ़ना है, 11th में ही पढ़ना है, मैं पूरा बताऊंगा। तो सेल, सेल मतलब ऑर्गेनिज्म हो गया, सेल जो है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये यूनिसेलुलर, दे मे बी द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ओके। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किंगडम बेस, राइट। किंगडम में इसमें केवल एक किंगडम आता है, वो कौन सा है, मोनेरा। मोनेरा किंगडम्स दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ओके। एंड इधर है एग्जाम्पल, इसमें भी किंगडम्स, this one divided into 1, 2, 3 and 4, Protista, fungi, plantae, एनामीलिया, ठीक। आपने देखा मोनेरा वाला पार्ट। अब इसमें 2 टाइप का हुआ, ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाद में अपन पढ़ेंगे, आप लोगों ने हो सकता है 9th 10th में कहीं सुनाओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय द व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर, राइट। और इसके बाद मोनेरा डिवाइड इनटू द 2 पार्ट, मोनेरा को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये हो गए, यदि यहां से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। वूज ने इसको डिवाइड किया था, जो आपके 11th में ही है, ठीक है। इसके वाला ये आपको सुनना है, लिखना कुछ नहीं है। तो मतलब आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वगैरह भी पूरा पोर्शन इसी में आएगा, ठीक है। तो आप इसको उतारो इसी टाइप से, फटाक से डिवीजन करके रखो।
ठीक है, ओके। हाँ, अब आर्की बैक्टीरिया के बेसिकली दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, और इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऑल बैक्टीरिया जितने भी जाएंगे, सच एस ई कोलाई क्योंकि अभी आएगा इस कारण से, माइकोप्लाज्मा, ये भी आपके कोर्स में, फिर साइनो बैक्टीरिया, मतलब जिसको बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। अब बैक्टीरिया में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, सैल्मोनेला, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया, प्लेग का बैक्टीरिया। तो आप लोग ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में जूलॉजी में आप पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आजकल वो पोर्शन हो गया। हालांकि मैं इसको आपको बैक्टीरिया का काफ़ी कुछ पोर्शन इसी साल आपको पढ़ा दूंगा। ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का जो 12th वाला पार्ट है वो मैं 11th में काफ़ी कराऊंगा, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल और लिख लें। अच्छा, एक सिंपल सी बात, मोनेरा मतलब आपके दिमाग में क्या बनता है, जैसे हमने बोला बैक्टीरिया, तो हमको लगता है यार कोई ना कोई डिजीज़ से आज तक यानी कोई ना कोई डिजीज़ तो हुआ है, ठीक है, किसी न किसी को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमको फैमिलियर हैं थोड़े बैक्टीरिया से। दूसरा हमने नाम भी सुना हुआ रहता है, ठीक है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह, ठीक है, टीबी के जो बैक्टीरिया यदि हो जाता है, ई कोलाई वगैरह तो नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी हम इन सब चीज़ों से थोड़ा फैमिलियर है कि बैक्टीरिया वाला पोर्सन से दी जाएगा। हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर कुछ बनता है, वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक, दिस वन, ठीक। दूसरा जो पार्ट आ जाता है वो कौन सा है, फंगस। व्हाट इज द फंगस? फंगस क्या होती है? फफूंद होती है यार। फफूंद देखिए, बढ़िया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ठीक है कि बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट है। बरसात के समय में एक रोटी में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको किसी जगह पे थोड़ा सा छाया वाली, ठीक है, किसी जगह पर ऐसा रख दो, सीढ़ी है कहीं पे उसके नीचे आप रख दो, फिर आप देखो 2-3 दिन बाद क्या शानदार बिल्कुल फंगस डेवलप होती है, मस्त, ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर का, वो फंगस हो गया, राइट। प्लांट मतलब बाहर कितने सारे प्लांट लगे हैं, वो दिमाग में बनते हैं, प्लांट्स मतलब, और एनामीलिया मतलब तो अपने को देख लो, बाहर कितने सारे एनिमल्स आएंगे, एनामीलिया। व्हाट इज द प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा से क्या बनता है दिमाग में, क्या बना भैया दिमाग में, ठीक है, प्रोटिस्टा आप ये ध्यान रखिए, प्रोटिस्टा दिस वन इज अ आर्टिफिशियली फॉर्म किंगडम, ये बिल्कुल अलग से बनाया गया है, ये वाला जो किंगडम होता है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, अपन लिखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इन सबके जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, फंगस, प्लांटी और एनामीलिया, दे आर प्लेस्ड इनटू द प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा, दे आर हाउ मेनी टाइप्स? दे आर ऑफ 3 टाइप्स प्रोटिस्टा, फंगस लाइक, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक। ओके, ये तो एडिशनल बात होगी जो आपको लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं, केवल सुनना है। 20-25 बार सुनोगे अपने आप याद होगा, लिखना बिल्कुल नहीं है। अभी आप केवल ये वाला लिखो, तो राइट, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, ठीक। तो ये हो गया, आप लोग ने एग्जाम्पल पूरे लिख लिए। देन इसके बाद पेज को आप फोल्ड करके अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और डायग्राम आपके नेक्स्ट पेज में बनेंगे, ठीक है ना। मैं तो डिफरेंस में ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सुविधा रहती है काफ़ी, ठीक है, आप लोग के पास पर नहीं रहती, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वन, दिस वन इज अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, राइट, एंड यहां ड्रॉ करते हैं it's a plant cell, one bacterial cell and one plant cell. बैक्टीरियल सेल एंड प्लांट सेल, ओके। हाँ, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट beneath the cell wall plasma membrane present, just beneath the cell wall
प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में प्रेजेंट होती ही है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई भी सेल हो ही नहीं सकती, एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। बिकॉज दिस इज द कवरिंग पार्ट, आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट। सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, लेकिन हाँ सेल वॉल आप ये ध्यान रखिए कि 3 किंगडम जो पार्ट होते हैं बेसिक के दिए हो गए, मोनेरा में भी सेल वॉल बेसिकली प्रेजेंट होती है, फंगस में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट में भी होती है। और प्रोटिस्टा तो आप समझ गए, कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। जो एनिमल्स लाइक होंगे प्रोटिस्टा उसमें नहीं होगी, और जो प्लांट लाइक होंगी और फंगस लाइक उनमें होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जेनेटिकल मटेरियल। दिस वन इज अ जेनेटिकल मटेरियल। ओके, और इधर मैं बना देता हूं जेनेटिकल मटेरियल न्यूक्लियस वाला पोर्शन। न्यूक्लियस, डबल लेयर पोरस मेम्ब्रेन, डबल लेयर पोर्स इसमें होते हैं। आप बनाना चाहें तो अभी बनाना, नहीं तो बाद में डिटेल में अपन बनाएंगे। डबल लेयर पोरस मेम्ब्रेन। ओके, दिस वन ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोलस एंड chromatin net, nucleolus and chromatin net। ओके, तो अब डायग्राम भी लिखते जाएंगे और साथ में डिफरेंस भी हम लिखते जाएंगे, साथ में डायग्राम भी बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन डिफरेंस आप लिख लें एग्जांपल के बाद, या इसको आप सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है। फर्स्ट इसमें लिखिए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये दोनों के लिए यदि हो जाएगा तो हम सेंटर में लिखते जाते हैं 1 by 1, जो डिफरेंस बिटवीन 2, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिकल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ DS सर्कुलर DNA प्लस RNA। जेनेटिकल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ DS सर्कुलर DNA प्लस RNA। DS सर्कुलर DNA मतलब उसका पूरा फॉर्म आप लिखेंगे डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब डबल स्ट्रैंडेड DNA कैसे प्रेजेंट होता है? 2 स्ट्रैंड्स इसमें आते हैं। ठीक है, DNA आपने देखा है कुछ इस टाइप का। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA और RNA पार्ट इस टाइप का प्रेजेंट होता है। कुछ मूवी वगैरह आप देखते हैं, स्टीफन स्पिलबर्ग जुरासिक पार्क, अभी जुरासिक वर्ल्ड आई थी। ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हैं कुछ दिखाते रहते हैं इसी टाइप का। तो DNA वाला पार्ट डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स धागे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इफ दीज 2 स्ट्रक्चर आर जॉइंटेड टुगेदर सो दिस वन नोन एज अ सर्कुलर। ये दोनों धागे यदि हैं, ठीक है, किसी भी मैनर में जो धागे यदि बने होते हैं, ठीक है, एक धागा ये बना, दूसरा धागा इसमें ये बन गया, सो दे आर नोन एज अ सर्कुलर। ओके, इसको कहा जाता है सर्कुलर DNA। तो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA प्लस RNA। बट द RNA जो यहां हमने लिखा है, दिस वन रिस्पॉन्सिबल RNA रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वाइलिंग कंडेंसेशन। RNA रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन। ध्यान रखना, मेरी बात आप सुनो राइट, बहुत अच्छे से, ये आप ध्यान रखना बिल्कुल। RNA रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन। इस स्ट्रक्चर को एक साथ बांध के रखने के लिए रहता है RNA नेवर वर्क एज अ जेनेटिकल मटेरियल इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छे तरीके से किसी भी जगह पे आगे जाकर के या नेक्स्ट पेज पे आप नोट लिख लो, RNA नेवर वर्क एज अ जेनेटिकल मटेरियल इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में RNA जेनेटिकल मटेरियल होता ही नहीं है, कभी सोचना ही नहीं है। RNA कभी जेनेटिकल मटेरियल नहीं होता है एक्सेप्ट वायरसेस। और अब भी मैंने क्या समझाया, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला है कि वायरस दे आर नॉट ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, राइट? अच्छे से ध्यान रखना, दे आर द
लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो आरएनए जो यहाँ इस सेल में या इस सेल में जो भी वर्क करेगा, इट्स नॉट अ जेनेटिकल मटेरियल, जेनेटिकल मटेरियल नहीं है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, चाहे जिसके लिए भी होगा वो सपोर्टिंग मैनर में आएगा, ओके। तो मेन जेनेटिकल मटेरियल कौन सा है, डीएस सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो हो गया इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में डीएस सर्कुलर डीएनए प्लस आरएनए। दूसरा इसमें नेक्स्ट जो पार्ट आ जाएगा, सॉरी इसको अपन ऐसे लिखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगा, एब्सेंट, माइनस CNT एब्सेंट, ठीक है, याद ध्यान रखें। तो ये द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोइड, द होल स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोइड। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। जीनोफोर, जीनोफोर जो वर्डिंग होती है ये MPPMT में पहले आया था, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर वगैरह ये टर्मिनोलॉजी, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, डिफ्यूज न्यूक्लियस, ये सब क्वेश्चन पहले आ चुके हैं ये सब वर्डिंग के साथ, राइट। तो आप ध्यान रखिए, ये सब ना क्वेश्चन बनाने के पैटर्न होते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूज करना कुछ भी नहीं है। डिफ्यूज मतलब नॉट ए ऑर्गेनाइज, इंसिपिएंट मतलब इनिशियल, समझ गए ना। तो मतलब इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, यही तो थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ी सी चीज जो है जो आपको दिमाग लगाना है, यही तो चीजें क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। वर्ड टू वर्ड चीज नहीं आनी है, थोड़ा जब क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ वहाँ होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको पकड़ में आना चाहिए, और क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वन न्यूक्लियोइड इज नोन एज जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। लेकिन पूरा पार्ट कैसा है, डीएस सर्कुलर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आ जाए,